My 12th class, dear students, you are again welcome in your Biome Academic and Spiritual Science classes. Dear students, आज आपके लिए इस वीडियो में मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को लेकर के आया हूँ. डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं कि इसके पहले पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कुल 3 इवेंट्स होते हैं. पहला इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोगों ने क्या देखा? फ्लावर देखा, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा, और इसके साथ साथ फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो वो माइक्रोस्पोरेंजियम है यानी एंथर, परागकोश में हमने पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन पढ़ा जिसे हम माइक्रोस्पोरोजेंसिस कहते हैं. इसके बाद उससे क्या बना? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ. इसके बाद फिर क्या हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल के कहाँ पर? न्यूसेलस में क्या देखा? ओव्यूल में क्या देखा? मेगास्पोरोजेंसिस देखा. मेगास्पोरोजेंसिस द्वारा एक सेल का फॉर्मेशन देखा, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन देखा. ठीक है, और इस प्रकार से उसको 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज में मेच्योर होते हुए देखा. फिर इसके बाद देखा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखा. आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बाद फिर पॉलिनेशन देखा. पॉलिनेशन का टाइप देखा, और पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पर आ गया तो पोलन पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन देखा. ठीक है, इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ? उसी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में एक स्टेप जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था लेकिन उसे भी जान लेना जरूरी था, जिसे हम यहीं पर आपको क्लियर कर सकते हैं. तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है? पोलन ट्यूब ये चलाजल पार्ट से एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेता है तो उसको चलाजोगैमी बोलेंगे. ठीक है, अगर वो इंट्रूगमेंट वाले साइड से इसको पेनिट्रेट करके पोलन ट्यूब अंदर एम्ब्रियो सैक को पेनिट्रेट करता है, अंदर आता है, तो उसको इंट्रूगमेगैमी बोलेंगे. और अगर वो माइक्रोपाइल वाले पोर्शन से अंदर प्रवेश करता है तो उसको माइक्रोपाइलोगैमी बोलेंगे. ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जब ये पोलन ट्यूब आ करके एम्ब्रियो सैक में मेल और फीमेल 2 मेल गैमेट्स को रिलीज कर देता है, 2 हेप्लॉइड मेल गैमेट को रिलीज कर देता है, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात कंप्लीट हो जाती है और यहीं पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी कंप्लीट हो जाता है. अब इसके बाद क्या होगा? अब आता है दूसरा इवेंट्स, वो है फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ तो नहीं दिया लेकिन ध्यान रखिएगा, ये फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? ये जो मेल गैमेट आया, जो पहले मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको फर्स्ट मेल गैमेट कहते हैं, और जो बाद में पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजेशन में उसे सेकेंड मेल गैमेट कहते हैं. गैमेट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता कि ये फर्स्ट नंबर है या सेकेंड नंबर है. ठीक है, ये मेल गैमेट क्या करता है? ये मेल गैमेट इस मेल गैमेट का इस एक सेल से फ्यूजन होना, ये क्या कहलाता है? ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? ये आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन की घटना है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन की घटना में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट हेप्लॉइड मेल गैमेट, अर्थात ये फर्स्ट हेप्लॉइड जो मेल गैमेट है, यह पहले क्या करेगा? ये पहले सिनर्जिड सेल में से मिल जाएगा, सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा. सिनर्जिड सेल क्या काम करेगा? अब उसको एक सेल से फ्यूज कराएगा. जब फ्यूज कराएगा तो फर्स्ट मेल गैमेट हेप्लॉइड फीमेल गैमेट यानी एक सेल से जब फ्यूज कर जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी कहते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनेगा. जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉयड हो जाएगा. एक सेट क्रोमोसोम इसका, एक सेट क्रोमोसोम इसका, 2 सेट क्रोमोसोम हो जाएगा, तब ये जाइगोट हो जाएगा. ये जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, और यही जाइगोट क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस बाय माइटोटिक डिवीजन
या सिंपल डिवीजन के द्वारा क्या करेगा, ये बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो मास ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जाइगोट का बनना ही क्या है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये चीज हो गया। इसके बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो फिर क्या होगा, एम्ब्रियो सिंपल डिवीजन द्वारा यंग होगा, यंग स्पोरोफाइट बनाएगा, यंग स्पोरोफाइट में या हार्ट शेप या ग्लोब्यूलर क्या करेगा, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, या बाइलोब्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो मोनोकोटिलीडन में इस प्रकार का एम्ब्रियो, ये टिश्यू कन्वर्ट मॉडिफाई होकर के क्या करेगी, इस प्रकार का कोटिलीडन बनाएगा, और यह इस प्रकार के डाइकोटिलीडन्स में यह एम्ब्रियो डेवलप करके इस मॉडिफाई होकर के इस प्रकार के कोटिलीडन्स का फॉर्म करेगा। ये डाइकोटिलीडन, ये मोनोकोटिलीडन, एक होने के नाते मोनोकोटिलीडन, दो पॉली होने को डाइकोटिलीडन, यही लीडन्स हैं। यहाँ दो लीडन्स है, यहाँ केवल एक लीडन है। ठीक है, लीडन माने बीज पत्र। तो इस प्रकार से ये इवेंट्स फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, ये दूसरा इवेंट से कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होते ही फर्स्ट सेकंड इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट हो जाता है। अब आज हम लोगों का टारगेट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसका अध्ययन हम लोगों को करना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आएंगी, डबल फर्टिलाइजेशन आएगा, इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आएगा, और मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू सीड एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट्स, ये जो है ये डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, यहां पर इसको डिटेल किया गया। ध्यान रखिएगा इसके पहले के वीडियो में आपको डबल फर्टिलाइजेशन एक सिंबॉलिक इंट्रोडक्टरी रूप में आपको समझा दिया गया था, लेकिन एक्चुअल यहां पर हम डबल फर्टिलाइजेशन को ब्रॉड रूप में स्टडी करेंगे। ठीक है, और ब्रॉड रूप में स्टडी करके हम इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट इवेंट्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एंडोस्पर्म क्या है उसको देखेंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है इसको पढ़ेंगे, फिर मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स, सीड में कैसे बनता है, सीड क्या है, फिर ओवरी, फ्रूट क्या है। तो फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में अभी हमको पढ़ना है। अभी हमको क्या पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा ये डबल फर्टिलाइजेशन वो नहीं है या उससे ज़्यादा ब्रॉड वे में है। ठीक है, और ज़रूरी भी है, इसलिए इसको इतना बताना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चों की डिमांड पर उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, इसलिए वहाँ पर वीडियो में डाल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर हम उसको अब एज ए ब्रॉड वे में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या वास्तव में डबल फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है? तो अभी इसके पहले वाले जो कल का वीडियो पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट को हम दूर कर चुके हैं। तो उत्तर होगा यस। क्यों? इसलिए कि डबल फर्टिलाइजेशन तभी माना जाएगा जब ये सेकंड फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जितनी घटनाएं होंगी वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मानी जाएंगी। और यहां हम देख रहे हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सेकंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेकंड फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होते ही डबल फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए या हम ये कहें कि विदाउट कंप्लीशन ऑफ सेकंड फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड। बिना सेकंड फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट हुए डबल फर्टिलाइजेशन पूरा हो ही नहीं सकता, डबल फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक के अंदर एक के बाद एक दो फर्टिलाइजेशन का कंटिन्यू हो जाना ही डबल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, और यह डबल फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेकंड फर्टिलाइजेशन जैसे ही पूरा होगा तो डबल फर्टिलाइजेशन भी उसी समय पूरा हो जाएगा। इसलिए हम फ्रैंकली कह सकते हैं कि यस, डबल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन आल्सो, डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूडिंग सेकंड फर्टिलाइजेशन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, एक के बाद फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकंड फर्टिलाइजेशन का कंटिन्यू होना ही क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को अभी हम लोगों ने तो पढ़ लिया।
अब डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या है? सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? सेकेंड फर्टिलाइजेशन में ये जो हैप्लॉइड दो न्यूक्लियाई हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई से क्या होता है, ये जो सेकेंड मेल गैमीट है ये क्या करेगा, पहले दूसरे वाले सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में मिक्सअप होगा, फिर यह जो दूसरा सिनर्जिड्स है ये इसको ले जाकर के इस न्यूक्लियस से क्या करेगा, फ्यूज कराएगा, हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ सेकेंड नॉट बट पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियाई है, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई पहले से हैं, एक न्यूक्लियाई इस सेकेंड मेल गैमीट का आकर के जब फ्यूज करेगा तो क्या होता है, दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई जिसको पोलर बॉडी कहते हैं, इस पोलर बॉडी के दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जब सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमीट से फ्यूज करते हैं तो इनका फ्यूजन ही सेकेंड फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जाना जाता है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। और बेटा ध्यान रखना, जैसे ही सेकेंड फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट होता है तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे ये फ्यूज कर गया, यहाँ तक तो आप पढ़ लिए, ये ट्रिप्लॉइड हो गया 3x। यही क्या है, यही पेन है, यही क्या है, पेन है। पेन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है जो बन करके यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये दूसरा इवेंट शुरू होगा। अब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। इतनी बात तो आप यहाँ पे पढ़ लिए, ये पेन यहाँ पे बन गया, ठीक है, पेन यहाँ बन गया। अब आगे क्या होगा, ये देखिए, इतनी बात आपने समझ लिया, इसको मिटाया जा सकता है। अच्छा हाँ, जब ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डीऑर्गेनाइज हो जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ से फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिनर्जिड्स और जो एक सेल को छोड़ करके ये जो सिनर्जिड्स हैं ये भी सब यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये डिसअपियर हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, केवल एक सेल ही पड़ा रहेगा। ओनली egg cell in the form of zygote will present in this structure। ये क्या होगा, ये डिप्लॉइड होगा, ये डिप्लॉइड होगा। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो पेन है, ये पेन, इसमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा विदाउट साइटोकाइनेसिस। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा विदाउट साइटोकाइनेसिस, बिना सेल वॉल फॉर्मेशन के ये क्या होंगे, फ्रीली डिवाइड होंगे। और फ्रीली डिवाइड होके क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे ये इसमें डिवाइड होते जाएंगे, ये डिवाइड होते जाएंगे और डिवाइड होते होते क्या होंगे, ये इसमें फ्रीली बढ़ते जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा बेटा ध्यान दो, जब डिवीजन होगा तो इनको एनर्जी की भी जरूरत होगी। एनर्जी इनको कौन देगा, एनर्जी इनको जो पहले से यहाँ पर जो पहले से कौन सेल थे, यहाँ पर जो पहले से क्या थे, ये जो कैसे सेल थे, डिप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे सेल थे, एम्ब्रियो सैक में ये जो सेल पहले से थे ये क्या थे, ये सब डिप्लॉइड थे, ठीक है। अब इनको खा करके ये क्या करेंगे, ये क्रमशः डिसॉल्व होते जाएंगे और इनको न्यूट्रिशन के रूप में यूज करते हुए, ये न्यूट्रिशन के रूप में इनको क्या करेगा, ये जो डिवाइडिंग पेन है, ये पेन क्या काम करेगा, इनसे एनर्जी ले करके क्या करेगा, अपनी संख्या वृद्धि करता रहेगा और धीरे धीरे इस जो न्यूसेलर सेल्स हैं इनको पूरा का पूरा क्या करेगा, ये खा जाएगा। ये जो एम्ब्रियो सैक पे जो सेल हैं ये सब क्या करेगा, इसके साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली डिवाइड करके ये क्या करेगा, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इसका एम्ब्रियो सैक का क्या करेगा, इससे भर जाएगा, ठीक है। इससे भर जाएगा तो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल न्यूक्लियाई हो जाएंगे। ये भर गया, भरने के बाद क्या होगा, n नंबर ऑफ पेन्स बन जाएंगे। n नंबर्स माने मल्टीपल, मेनी, ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स न्यूक्लियस यहाँ बन जाएंगे, यानी कई पेन बन जाएंगे। अब कई पेन बनने के बाद फिर क्या होगा, अब लास्ट में जाकर के तो ये जो कोकोनट का पानी, नारियल का पानी हम लोग पीते हैं,
वो क्या होता है, एम्ब्रियो सेक का प्लाज्मा होता है, और उसी प्लाज्मा में ये क्या होते हैं, मल्टीपल ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ पेन्स आर प्रेजेंट इन इट। और इसी चीज को हम लोग पेय पदार्थ के रूप में या पोषक पदार्थ के रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। ठीक है, तो ये कोकोनट का क्या होता है, पानी होता है। अब क्या होगा, अब लास्ट में जाकर के इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस शुरू होगी। क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस की क्रिया शुरू होगी। जब कैरियोकाइनेसिस की क्रिया शुरू होती है, सॉरी साइटोकाइनेसिस की क्रिया शुरू होगी, और जब साइटोकाइनेसिस की क्रिया शुरू हो जाती है तो इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हर एक न्यूक्लियस के सराउंड्स क्या होते हैं, एक सेल बन जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये साइटोकाइनेसिस शुरू हो गई। साइटोकाइनेसिस शुरू होने के बाद हर एक न्यूक्लियस एक सेल वॉल से सराउंड कर जाएगा, और इस प्रकार से जब ये बन जाएंगे, बनने के बाद क्या होगा, ये जब बन जाएंगे तो इस प्रकार से एक लेयर क्या होती है, कोकोनट के आउटर वॉल पे एक सफेद गरी जैसा जमने लगता है, यानी व्हाइट कर्नल्स ऑन कोकोनट। तो क्या होता है, साइटोकाइनेसिस शुरू होगा तो ये पेन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेक में। लेकिन ये भी क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। तो ये भी क्या है, ये जितने सेल बन रहे हैं सब क्या है, पेक हैं। ये सेल बनती जाएगी, लेयर मोटी होती चली जाएगी, और लेयर मोटी होते होते क्या होगी, इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये पूरा बन करके यहाँ पे जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो को भी क्या करते हैं, ये ढक देते हैं। एम्ब्रियो भी इसी में क्या होता है, प्रसुप्तावस्था में पड़ा रहता है। एक बार ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और साथ साथ आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एम्ब्रियो, ये जो जाइगोट है, जाइगोट कुछ समय के लिए क्या होता है, ये डोरमेंसी में चला जाता है, सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि फुल्ली ये जो है एंडोस्पर्म इससे पूरा का पूरा ये एम्ब्रियो सेक न भर जाए। ठीक है, तो क्या होता है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले क्या होता है, एंडोस्पर्म का जो है डेवलपमेंट होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है कि बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा उसको पोषण चाहिएगा, तो पोषण कहाँ से मिलेगा, पोषण उसको यही एंडोस्पर्म ही देगा। तो एंडोस्पर्म का पहले बनना आवश्यक होता है, इसलिए एंडोस्पर्म पहले ही बन जाता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, अब इस प्रकार से क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये किससे घिर गया, ये पूरा एम्ब्रियो सेक किससे कवर्ड हो गया, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक पेक से, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से क्या हुआ, ये कवर्ड हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अब यह पूरी स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सेक नहीं कहलाएगी। अब ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो सेक से किसमें बदल गई, एंडोस्पर्म में बदल गई, एंडोस्पर्म में बदल गई। अब ये क्या है, ये एंडोस्पर्म हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आप देख रहे हैं कि जाइगोट डोरमेंसी फेज में यहां पर पड़ा हुआ है। जब इतना हो जाएगा तब क्या होगा, अब जाकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, ये जो जाइगोट है, यह जाइगोट सिंपल सेल डिवीजन के द्वारा, चूंकि ये डिप्लॉयड है, सिंपल सेल डिवीजन यानी माइटोटिक डिवीजन द्वारा अब ये डेवलप करना शुरू होगा। जब ये डेवलप करना शुरू होगा तो डेवलप करके क्या करेगा, डेवलप करके ये क्या करेगा, या तो इस प्रकार इस फेज में मोनोकॉटिलीडन के फॉर्म में डेवलप करेगा या डाइकॉटिलीडन के फॉर्म में डेवलप करेगा। और डेवलप करके क्या करेगा, डेवलप करके ये इसी के अंदर पड़ा रहेगा, ये इसी के अंदर पड़ा रहेगा। और इसके बाद क्या होगा, ये हॉस्टोरियम हो गया, यहाँ पर सस्पेंसर हो गए, और इसके बाद क्या होगा, यही डेवलप करके क्या करेगा, इस प्रकार से ये इसमें पड़ा रहेगा, ये डाइकॉटिलीडन हो गया। तो इस प्रकार से अब यही चीज डेवलप करके सीड बन जाएगी, और ये जो ओव्यूल है इंक्लूडिंग ओवरी, ये सब क्या हो जाएंगे, फ्रूट बन जाएंगे। और जो इंटुगमेंट्स, ये जो इंटुगमेंट्स हैं, ये इंटुगमेंट्स इस
सीड के सीड कोट बन जाएंगे, सीड कोट, टेस्टा, आउटर टेस्टा, इनर टेस्टा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इतनी बात जानने के बाद ये जो फ्लो चार्ट में जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन के बारे में कहा गया उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। डिप्लॉयड, दो हैप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई जब सेकेंड मेल गैमेट से फ्यूज करेंगे, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन होगा, इससे पेन का फॉर्मेशन होगा। पेन में फिर क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा जिससे बहुत सारे पेन बनेंगे। फिर पेन में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, तब वो पेक बनेगा। और पेक बनने के बाद जब वो पूरे एम्ब्रियो सैक को पेक से क्या होगा, कवर्ड हो जाएगा, तो वही एम्ब्रियो सैक ही क्या हो जाएगी, एंडोस्पर्म हो जाएगी। ये इस एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, अब एंडोस्पर्म के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जिनके एंडोस्पर्म ये डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, खा जाते हैं, कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सीड डेवलपमेंट के बावजूद ही क्या होता है, ये एंडोस्पर्म रूमिनेंट यानी अवशेष के रूप में पड़ा रह जाता है। इसके बारे में हम लोग जो है जब एंडोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, इतना होने के बाद ये जो पिस्टिल है, ये पूरी की पूरी पिस्टिल क्या करेगी, ये ड्राई अप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये ट्विंग बना रह जाएगा, ये ड्राई अप हो जाएगा, ये सब सूख के खत्म हो जाएगा। ये जो है ये फ्रूट बन जाएगा, इस फ्रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये सीड कोट बन जाएगा। और सीड कोट में क्या होगा, ये यहाँ पर कॉटिलीडन क्या करेगा, वो पड़ा रहेगा, यही सीड हो गया। तो इससे सीड कोट बन जाएगा। ये क्या करेगा, ये ड्राई अप होकर के सीड कोट बनाएगा, सीड कोट बना लेगा। ये क्या बना देगा, ये सीड बना देगा। ये क्या बन जाएगा, ये कॉटिलीडन्स हो जाएगा। और ये जो ओवरी होगी, ओवरी पूरा जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में फ्रूट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तब जाकर के पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स कंप्लीट होगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन देखा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। और एंडोस्पर्म तो बन गया, लेकिन एंडोस्पर्म का फ्यूचर क्या होगा, इसका कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में भी पढ़ना है, जिसे हम लोग इसके बाद अभी हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स। आप अपनी सुविधा के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देख रहे थे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन को देखा। ठीक है, अब इस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये जो दूसरा स्टेप है, एंडोडर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स। तो इसको देखना है। अभी हम लोगों को देखना है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। बेटा थोड़ा सा शब्द पे ध्यान दीजिए। हाँ, एक चीज़ आज हम ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें कुछ अपने स्टूडेंट्स के तरफ से एक रिक्वेस्ट आया कि सर आप जो बोलते हैं तो बुलेटिन आपकी बहुत फास्ट होती है, यानी आप तेजी से बोलते हैं। तो आज मैं उस चीज़ का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा अपनी स्पीड को थोड़ा सा नॉर्मल कर रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि इसी पे मेंटेन रहे जिससे आप बेहतर समझ सकें, वही मेरा मिशन है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले जरा ये इस शब्द पे फोकस करते हैं, एंडोस्पर्म। एंडो का अर्थ होता है अंदर, एंड स्पर्म वही ग्रीक वर्ड से बना है, स्पर्मा से। स्पर्म माने हुआ सीड। इसका अर्थ क्या निकला, सीड के अंदर जो है व्हाट एवर प्रेजेंट इन सीड दैट इज एंडोस्पर्म एक्सेप्ट जाइगोट, एक्सेप्ट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो या सीड के अंदर एम्ब्रियो या जाइगोट के छोड़ करके व्हाट एवर प्रेजेंट्स, जो कुछ भी सीड के अंदर है उसके टेस्टा के अंदर, उसके सीड कोट के अंदर, ऑल दैट टिश्यू आर नोन एज एंडोस्पर्म।
ठीक है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जो डिफिनेशन उसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया है कि एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक में ये जो सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई है, जो पोलर न्यूक्लियाई है, दो हेप्लॉइड जो न्यूक्लियाई हैं, इस न्यूक्लियाई से मेल इस यही दोनों न्यूक्लियाई यहाँ हेप्लॉइड हेप्लॉइड, इससे जब एक हेप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज करता है तो इसी प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो इस ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है वही एंडोस्पर्म कहलाता है। कहने का मतलब ट्रिपल फ्यूजन से, अच्छा इसको पहले देख लीजिए फिर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगला स्टेप क्या कह रहे हैं कि एंडोस्पर्म डेवलप्स बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, इन ट्रिप्लॉइड पेक। ये जो ट्रिप्लॉइड पेक हैं भाई, जब उसका न्यूक्लियस ही ट्रिप्लॉइड होगा तो सेल क्यों नहीं ट्रिप्लॉइड होगी। तो ट्रिप्लॉइड पेक डेवलप्ड बाय साइटोप्लाज्म कलेक्शन एंड साइटोकाइनेसिस सराउंड्स पेन। समझ आया? जिसको भी देखिए, पेन के चारों तरफ कोशिका द्रव संग्रह एवं कोशिका भित्ति निर्माण द्वारा बने हुए पेक में सूत्री कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक, क्या रहे हैं कि ये जो एंडोस्पर्म है, जो ट्रिप्लॉइड सेल्स यहाँ पे हैं, इस ट्रिप्लॉइड सेल का निर्माण कैसे होता है? पेन से। क्योंकि यहाँ जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या होता है? पेन का निर्माण होता है। पेन में दो न्यूक्लियाई पोलर बॉडी के, पोलर सेल के, ये पूरा बड़ा वाला पोलर सेल है और ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो पोलर न्यूक्लियाई के दो सेट ऑफ क्रोमोसोम और एक जो ये मेल गैमेट आके इसमें फ्यूज किया, इससे ये जो स्ट्रक्चर बना यही पेन है जो ट्रिप्लॉइड होता है। अब इस ट्रिप्लॉइड में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है? ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है इसमें क्या होता है? विदाउट साइटोकाइनेसिस दिस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड्स अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म्स न्यूमरस नंबर ऑफ पेन्स इन एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में जाइगोट तो पहले बन चुका है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो इस एम्ब्रियो सैक में बहुत सारे ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं और बन करके इसके साइटोप्लाज्म में फ्लो करते रहते हैं। ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, नेचर से इसमें क्रोमोसोम के 3 सेट होते हैं। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्रीली इस साइटोप्लाज्म में फ्लो तैरते रहते हैं और प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्लू कलर से डॉटेड पोर्शन दिखा रहा है साइटोप्लाज्म को दिखाया जा रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक है। इसमें जाइगोट पहले से बन चुका है। जैसा आपको पहले कहा गया था कि जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट से पहले इसमें एंडोस्पर्म डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट जब डेवलप होने लगेगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करेगा? इस पेन से बने हुए जो पेक होते हैं वही उसको क्या करते हैं? डिसॉल्व होकर के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तब जाकर के जाइगोट जो है एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जी जो पेन है, ये सभी पेन क्या होते हैं? फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक ही है। अब आइए अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? अगला पॉइंट कह रहे हैं कि भैया ये जो कोकोनट वाटर होता है क्या होता है? जैसे आप एग्जाम्पल डाल लीजिए कि ये नारियल का पानी, क्या आपने समझा कि नारियल का पानी क्या है? ये जो कोकोनट वाटर होता है ऑलरेडी वह उस एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में तैरते हुए पेन होते हैं। फ्रीली फ्लोटिंग पेन इन साइटोप्लाज्म ऑफ एम्ब्रियो सैक। नारियल का पानी भ्रूणकोश कोशिका द्रव्य में स्वतंत्रता पूर्वक तैरते हुए पेन होते हैं। पेन क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी चीज कोकोनट व्हाइट कर्नल, जिसको आप गरी कहते हैं। ये गरी क्या होता है?
कोकोनट व्हाइट kernels is peck primary endospermic cell periphery formed inner side of embryo sac। ये क्या होते हैं? ये जो एम्ब्रियो साइक है, ये जो एम्ब्रियो साइक है, एम्ब्रियो साइक में क्या होता है? पेरिफेरी, सबसे पहले इसका जो एम्ब्रियो साइक का इनर वॉल है, इसके सतह से लगा हुआ सबसे पहले साइटोकाइनेसिस की शुरुआत यहीं से होती है। क्या होगा, कैसे होगा? ये जो पेन है, पेन के चारों तरफ इसमें जो साइटोप्लाज्म है थोड़ा बहुत इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा। इसके बाद इसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये पेक बन जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारे पेक पेरिफेरी बन के तैयार हो जाते हैं। एक लेयर बन गई, इसके बाद दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर बन गई, फिर चौथी लेयर बन गई, पांचवी लेयर बन गई, और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक क्या होता है, वो पेक से कवर्ड हो जाता है। बेटा ध्यान रखना, जब एम्ब्रियो सेक पेक से पैक्ड हो जाए, पूरी तरह पेक से घिर जाए, कवर्ड हो जाए, जिसके अंदर ये जाइगोट बेचारा दुबका पड़ा रहे सुप्तावस्था में, एम्ब्रियो सेक की यह अवस्था या ये स्टेज एंडोस्पर्म कहलाती है। मीन्स यू कैन frankly say that the inner mass of embryo sac except this zygote is known as endosperm। एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट को छोड़ करके जो कुछ भी इनर मास या टिश्यू के फॉर्म में है, और क्या है टिश्यू फॉर्म में, ट्रिप्लॉइड पेक है, तो यही क्या कहलाते हैं, यही एम्ब्रियो क्या कहलाएंगे, एंडोस्पर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी मीडियम के छात्रों में यहाँ पे एक प्रश्न बड़ा भ्रामक पूछ देता है, सीधे पूछता है कि भ्रूणकोश, यहाँ कौन शब्द है, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष। यह देखिए भ्रूणपोष है ना, यहाँ भ्रूणकोश है। भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में क्या अंतर है? भ्रूणकोश या भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश है, और जब इसमें यह ट्रिप्लॉइड पेक से भर जाए तो वही क्या हो जाता है, भ्रूणपोष हो जाता है। तो भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणकोश के अंदर त्रिगुणित कोशिकाओं से निर्मित ऊतक को कहते हैं, जो अंकुरित होते हुए, जो विकसित होते हुए जाइगोट या भ्रूण के पोषण के काम आते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां तक जानने के बाद अगला स्टेप क्या कर रहे हैं कि इन पी माने इन पी, ग्राउंडनट, बीन, एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म के बाद जब ये पूरा बन जाएगा, और तब इसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होगा। कैसा डेवलपमेंट होगा? फ्रीली माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, सूत्री विभाजन के द्वारा इसका डेवलपमेंट होगा। यह जाइगोट कैसे होगा, इसके बाद वाले स्टेप में उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये जब डेवलप करेगा तो इसके डेवलपमेंट में इसको एनर्जी चाहिए। इसको एनर्जी कौन देगा? यही जो एंडोस्पर्म है, ये इसको एनर्जी देते जाएंगे और ये डेवलप करता जाएगा। इस प्रकार से कहने का मतलब, ये जो डेवलपिंग जाइगोट है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है, ये क्या करता है, ये एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता है, इसका पोषण करता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है और अपना डिवीजन करके अपने एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो क्या करेगा, जब ये कंज्यूम करते करते कुछ ऐसे सीड हैं, कौन कौन से, ये पी है, ग्राउंडनट है, बीन है, इस तरह से और भी हैं, यहाँ एग्जाम्पल के रूप में 3 दिया है। इन सीडों में क्या होता है कि ये इनके एम्ब्रियो, इसका एम्ब्रियो जो यहाँ डेवलप हुआ, डेवलप होते होते इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी पेक होते हैं, यानी एंडोस्पर्म होता है, वो पूरे के पूरे कंज्यूम कर जाते हैं, खत्म कर देते हैं खाते खाते। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे सीड जिसके एंडोस्पर्म टोटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, वो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीड वाले पोर्शन में हम इस पर चर्चा फिर से करेंगे।
वो नॉन एल्बुमिनस सीड कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पी, ग्राउंडनट, बीन इसेक्ट्रा, ठीक है। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जैसे कि कैस्टर है, कोकोनट है, व्हीट है, मेज है, पैडी है इसेक्ट्रा। इन सब में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी कुछ न कुछ एंडोस्पर्म रिमेनिंग रह जाता है, शेष रह जाता है। तो ऐसे सीड जिसमें कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी शेष रह जाता है, उसे हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इस प्रकार की दो चर्चा हमने कर दिया, तो एक चर्चा और भी है, हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन कर दें, और जब सीड वाला पॉइंट आएगा तो उसको डिटेल करेंगे। बेटा कभी कभी क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक याद कीजिए, एम्ब्रियो सैक किससे घिरा होता है, न्यूसेलर सेल से। न्यूसेलर सेल कैसे होते हैं, थोड़ा पीछे याद कीजिए, न्यूसेलर सेल कैसे होते हैं, ये न्यूसेलर सेल्स आप जानिए, ये न्यूसेलर सेल्स नेचर से डिप्लॉयड होते हैं। ये न्यूसेलर सेल कैसे होते हैं, ये न्यूसेलर सेल्स बीजांडकाय, ये बीजांडकाय की कोशिकाएं क्या होती हैं, ये नेचर से डिप्लॉयड होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन के बाद भी कुछ न्यूसेलर सेल्स क्या होते हैं, ये इस सीड से लगे रह जाते हैं, सीड से लगे रह जाते हैं। और सीड से लगे हुए इस बाकी तो सब क्या हो जाते हैं, डीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लेकिन जो लगे रह जाते हैं इसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। पेरी, PERISPERM, तो ये पेरिस्पर्म है। आपने कैस्टर में देखा होगा, कैस्टर के सीड में देखा होगा कि कैस्टर के सीड में क्या होता है, ये कैस्टर का सीड है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका कैस्टर का सीड है, ये कैस्टर का सीड है। इस कैस्टर के सीड के ऊपर इस प्रकार से, जैसे हमारी आंखों में नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे है ना, इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे एक टिश्यू लगी रहती है। यही टिश्यू क्या है, यही पेरिस्पर्म होता है, जो क्या होता है, जो न्यूसेलर सेल्स कहलाते हैं। ये न्यूसेलर सेल्स, डिप्लॉयड न्यूसेलर सेल्स दैट्स आर अटैच्ड टू सीड आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड। सीड के परिपक्व होने के बावजूद भी न्यूसेलर, वो न्यूसेलर सेल्स जो अवशेष रूप में सीड से लगे ही रह जाते हैं, उसी को पेरिस्पर्म कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग जो जिसको कहते हैं चिया, रेड़ी, रेड़ी का बीज कैस्टर सीड में क्या होता है, वो लगा रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इतना जानने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ध्यान रखिएगा, एक ही वीडियो में हम लोग इसको भी देखें, इसको भी देख लिए, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट को भी देखेंगे। और ये तो पक्की बात है कि जब एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है तो सीड मैच्योर हो जाता है। सीड मैच्योर होने के बाद जो ओव्यूल होता है, जो ओवरी होती है, वो टोटल ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीड में, सॉरी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओव्यूल है, यह ओव्यूल ही क्या होता है, सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक जानने के बाद यहाँ पे कुछ कमेंट्स नीचे लास्ट वाला पॉइंट्स रह गया था, जरा इसको आप देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो हम लोग इसके पहले वाले में भी अभी इस पर चर्चा कर लिए कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही क्या होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। आगे क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी में लगा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या, ये तो सब एक स्टेटमेंट बता भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि ऐसा क्यों ऐसा होता है। तो इसका उत्तर आपको मिल चुका है, आंसर यही है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। विकसित होते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म का एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही मेच्योर हो जाना, डेवलप होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इतना जानने के बाद अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग तब एम्ब्रियो डेवलपमेंट को देखें। थैंक यू। यस माय डियर बॉयज, तो हम लोगों ने अभी भी पूरा स्टडी किया डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक। अब डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बाद अब हम लोगों को पढ़ने की बारी आ गई है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो इसको देखने के समय हम लोगों ने क्या देखा था, जब एम्ब्रियो सैक में
पैक से पूरा एम्ब्रियो सैक भर जाता है, उसमें फुल्ली एम्ब्रियो क्या होता है, इंडोस्पर्मिक टिश्यू बन जाता है, अर्थात इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तब इसके बाद क्या होता है, तब इसके बाद वो जाइगोट जो है वो डेवलप करना शुरू करता है, यानी जाइगोट में एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया शुरू हो जाती है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, जाइगोट में सिंपल डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन की क्रिया को एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनी इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय सिंपल डिवीजन इन जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में पहले क्या होगा, ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है, इस जाइगोट में सबसे पहले ट्रांसवर्स सिंपल डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स सिंपल डिवीजन, और ये ट्रांसवर्स सिंपल डिवीजन होता कैसा है, अनइक्वेशनल, बराबर मात्रा में नहीं होता है। ये होता है लास्ट में, यहाँ ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहीं पर न्यूक्लियस डिवाइड होके एक दो हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस प्रकार से ये दो सेल बन जाएगी। ऊपर वाली जो सेल होगी उसको इपीजियल सेल कहते हैं। द अपर सेल इज नोन एज इपीजियल सेल, while the lower cell is known as the hypogeal cell. As per position, this nomenclature is occurred in this cell. Upper epigeial, lower hypogeal. Again, अब आगे क्या होगा, आगे चल करके फिर क्या होगा, ये जो हाइपोजियल सेल है, अपर इपीजियल सेल अपना डिवीजन पावर लॉस कर देती है। ठीक है, अब ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। 11th का सेल डिवीजन याद आ रहा है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, याद आ रहा होगा तो आप अच्छी तरह समझेंगे। ये अपना डिवीजन पावर लॉस करके परमानेंट हो जाती है, और इसमें डिवीजन पावर हाइपोजियल सेल में बना रहता है। अब ये जो हाइपोजियल सेल है, इस हाइपोजियल सेल में कंटिन्यू 3 लाइनियर ट्रांसवर्स सिंपल डिवीजन होगा। सिंपल डिवीजन मींस माइटोटिक डिवीजन। तो कंटिन्यू 3 लाइनियर ट्रांसफर सिंपल डिवीजन के द्वारा यह सेल 8 सेल में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। और इस प्रकार से ये जो 8 सेल बनते हैं, ये 8 सेल सस्पेंसर या निलंबक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो इपीजियल सेल है, यह इपीजियल सेल हास्टोरियल सेल कहलाती है। क्यों, क्योंकि यही सेल यहाँ पे जो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म को यही हास्टोरियन क्या करती है, सक करती है, और सक करके डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको हास्टोरियल सेल कहा जाता है। ठीक है, अब ये हास्टोरियल सेल इसको न्यूट्रिशन देगी, तब ये जो हाइपोजियल सेल है इसमें डिवीजन होगा, लाइनियर डिवीजन होगा, 3 कंटिन्यूस सिंपल डिवीजन होगा, जिससे 1 डिवाइड करेगी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। इस प्रकार से क्या होगे, ये 8 सेल बनाएंगी, और ये सेल सस्पेंसर सेल कहलाती हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पर जो 8वीं सेल होगी, 7 सेल तो अपना डिवीजन पावर लूज कर जाएंगी, अर्थात वो परमानेंट हो जाएंगी, लेकिन 8वें सेल में डिवीजन पावर बना रह जाएगा, अर्थात ये नेचर से मेरिस्टेमेटिक ही बनी रह जाएगी। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक 8वीं सेल है, दोनों में देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें इस साइड में और इस साइड में यानी पेरिफेरल सिंपल डिवीजन होगा। पेरिफेरल सिंपल डिवीजन होगा, तो पेरिफेरल सिंपल डिवीजन का क्या होगा, ये सेल बना करके इस प्रकार से इसमें ग्लोब्यूलर फॉर्म को गेन कर लेती है, और इसमें क्या होगा, ये जो है बाइलोब्ड हार्ट शेप ये स्ट्रक्चर गेन कर लेती है। ठीक, अब इसके अंदर की जो सेल हैं, इस सेल में वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों डिवीजन होंगे, वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स दोनों डिवीजन होंगे, और डिवीजन करके क्या करेंगे, एक पूरे के पूरे एक इस प्रकार के इस सेल में ग्लोब्यूलर शेप का टिश्यू फॉर्म कर लेंगे, और ये जो है हार्ट शेप बाइलोब्ड टिश्यू को फॉर्म कर लेगी। अब यहाँ देखिए, इन दोनों सभी इस पूरे सेल में जितने सेल यहाँ बने टिश्यू के जितने सेल हैं, सभी सेल में कुछ यहाँ पर यानी जहां से सस्पेंसर अटैच होता है, वहां की कुछ सेल में वो मेरिस्टेमेटिक नेचर में बनी रह जाती हैं, भले ही उनका
डिवीजन कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है, लेकिन उसमें डिवीजन पावर बना रहता है। और चूंकि मेरिस्टेमेटिक सेल का आपने डिफिनीशन यही पढ़ा है, द सेल्स आर द सेल दैट इज डिवाइडिंग आर हैज पावर ऑफ डिवीजन आर इज अबाउट टू डिवाइड। तो ऐसी सेल जिसमें विभाजन हो रहा है या विभाजित होने वाली है या जिसमें विभाजन की क्षमता है, आल सच टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इसमें डिवीजन तो नहीं हो रहा है अब, लेकिन डिवीजन का पावर इसमें है, इसलिए भी मेरिस्टेमेटिक है। और नीचे भी कुछ सेल्स के ग्रुप होते हैं जिसमें डिवीजन का पावर बना रह जाता है। तो यहाँ पे इनको ब्लू कलर से, इनको ग्रीन कलर से शो किया गया है। तो जो सस्पेंसर के निकट होती हैं ये जो है रेडिकल कहलाती हैं, मूलांकुर। यानी यही सेल जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो सबसे पहले यही जर्मिनेट करके रूट के रूप में, रूट हेयर के रूप में, यानी रूट के रूप में क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और सन के लाइट के एडवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अर्थ के ग्रेविटेशन के टुवर्ड्स शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ये क्या काम करेंगे, ये जमीन के अंदर ग्रो करेंगे। तब इसके नेचर के ठीक उल्टा नेचर, तब ये पोर्शन क्या करेगा, डेवलप करेगा, और यह प्लांट के एरियल पार्ट्स को फॉर्म करता है। यही चीज यहाँ है। तो ये जो है ये रेडिकल है और ये प्रीम्यूल्स हैं, मूलांकुर। इस प्रकार से जाकर के इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक समानता दिखाई पड़ रही है। हम ये जानते हैं कि एंजियोस्पर्म के जितने भी सीड होते हैं वो सभी सीड अपने स्ट्रक्चर में हाईली डिफरेंट होते हैं। अधिकतम रूप से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो काफी सिमिलर होता है, विशेष करके मोनोकोटिलीडन या डाइकोटिलीडन में। आप देख भी रहे हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सस्पेंसर तक का बनना क्या है, दोनों में एक समान है। और यहाँ पे जो कॉटिलीडन का जब फॉर्मेशन आ रहा है तो यहाँ पर हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है, मोनोकोटिलीडन्स में ये सिंगल लोब्ड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जबकि डाइकोटिलीडन में बाई लोब्ड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये वेरिएशन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ ये समानता और भिन्नता हमने देखा। और अब आप देखिए जो हमारी एनसीईआरटी में कुछ कमेंट्स दिए गए हैं, जरा उस पर भी आप फोकस कर लीजिए। यहाँ क्या कर रहे हैं कि एम्ब्रियो इज द रिजल्ट ऑफ एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ जाइगोट इन एम्ब्रियो सेक। सीधी सी बात है, एम्ब्रियो इज द रिजल्ट ऑफ एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस का रिजल्ट है जो कि जाइगोट में होता है, और वह जाइगोट जो एम्ब्रियो साइक में होता है, अर्थात भ्रूण कोश में युग्मनज के भ्रूणोद्भवन का परिणाम क्या होता है, ये भ्रूण होता है, ठीक है। अब आगे भी आप कह सकते हैं कि द एम्ब्रियोनिक सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक इन नेचर, जनरली सेल्स आर नोन एज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स मीन्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स दैट हैज कैपेबिलिटी टू डिवाइड, आर they have started their division, or they have capacity but postpone their division. Such type of cells are known as stem cells या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। आगे क्या कर रहे हैं, वही बात जो भी बताई गई कि दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, जब जिम्नोस्पर्म के सीड्स क्या होते हैं, ग्रेटली एक दूसरे से डिफर होते हैं, बट द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पूरा नहीं, यहां तक यानी सस्पेंसर तक बनना, यहां से ये डिवीजन हो कि इसका बनना, इसके बाद जो है ये सस्पेंसर तक बनना, ये अर्ली स्टेज ऑफ जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। तो यहां तक का डेवलपमेंट क्या होता है, यहां तक का डेवलपमेंट क्या होता है, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन। आप देख भी रहे हैं, तो यहां तक का डिवीजन जो है ये मोनोकोटिलीडन डाइकोटिलीडन में दोनों में समान है। डिफरेंस कहां से आ रहा है, जब ये कॉटिलीडन का फॉर्मेशन हो रहा है तो मोनोकोटिलीडन में सिंगल लोब्ड कॉटिलीडन्स का डेवलपमेंट होगा और डाइकोटिलीडन में बाई लोब्ड कॉटिलीडन्स का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर वेरिएशन हमको मिलता है, यही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद
नंबर आता है कि जरा हम कॉटिलिडन्स के टाइप भी जान लें, इसमें कौन सी पार्ट क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इसको भी जानना है, जिसे हम नेक्स्ट पेज पर इसको हम जो है इसकी स्टडी करते हैं। अपनी सुविधा के लिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, फिर हम लोग आगे चलते हैं। थैंक यू।